आप देख रहे हैं बड़ी बहस मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। चीन हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ये बांध भारत चीन सीमा के पास बनेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। भारत को डर है कि चीन पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बांध से हिमालय के पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। चीन ये बांध एक ऐसी जगह पर बना रहा है जहां हिमालय की गहरी खाई है। नदी यहां पर एक बड़ा यू टर्न लेती है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर असम से बहते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ जाती है। चीन इस बांध को ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा कदम बता रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश को इससे चिंता हो सकती है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर बहुत निर्भर हैं। इस पानी से वे खेती करते हैं, इस पानी को वो पीते हैं और ये नदी उनके पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर चीन इस नदी के पानी के रुख को बदलता है तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। अचानक आने वाली संभावित बाढ़ से जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। चीन इस बांध से नदी के पानी को अपनी मर्जी से रोक सकता है या उसकी धारा का रुख बदल सकता है। अगर हालात बिगड़े तो चीन सूखे मौसम में पानी को रोक सकता है या लड़ाई के समय अचानक पानी छोड़ भी सकता है। इससे पूर्वोत्तर भारतीय इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है और वह भी अचानक। इससे पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को वाटर बम कहकर भी बुलाया जा रहा है। वहीं इस बड़े बांध से हिमालय के पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। डैम के लिए चीन की ओर से हिमालय में तोड़फोड़ करने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं बांध से मिट्टी और पोषक तत्व रुक जाएंगे। इससे यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतुओं पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। पर्यावरण में बदलाव से बारिश का पैटर्न बदल सकता है और हिमालय में भयावह छेड़छाड़ से क्षेत्र में भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। यूं भी ये इलाका भूकंप के लिए बहुत ही संवेदनशील रहा है। तो आज खास इसी पर चर्चा होगी कि आखिर जिस तरीके से इसे वाटर बम समझा जा रहा है, आखिर इस पूरे मामले में भारत क्या रुख अपनाएगा आगे। भारत के लिए कितनी ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि चीन यहाँ पर बांध बना रहा है और इसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। और चीन के क्या मंसूबे रहते हैं ये देश और दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। आज इसी पर विस्तृत चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास होगा कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस संबंध में। आखिर ये बांध कितना ज्यादा खतरनाक भारत के लिए होगा और कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश की भी चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो हिमालय के साथ, हिमालय के पर्यावरण के साथ भी ये बड़ी छेड़छाड़ होगी और ऐसे में क्या कुछ बदलाव होता है इसके माध्यम से, ये भी देखना होगा। और इसके लिए भारत खुद को कैसे तैयार करता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो देखिए, पर्यावरण की भी चिंता है और इसीलिए इसको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसे वाटर बम कहा जा रहा है, क्योंकि चीन फिर से अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध के समय वो पानी बंद कर सकता है, पानी का बहाव रोक सकता है, मोड़ सकता है, यहाँ तक कि वो पानी छोड़ भी सकता है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की इस बहस में चर्चा होगी। तो हिमालय के लिए बड़ा खतरा है ये डैम। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये जो वाटर बम जिसे कहा जा रहा है कितना ज्यादा खतरनाक ये साबित होगा। भारत इसके लिए खुद को कैसे तैयार करे? जी क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी संजीव जी। हाँ जी, उन्नति जी, देखिए ये जो चाइना के द्वारा यारलुंग सांगपो नामक जो नदी है जो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, वो उस पर यदि चाइना इतने बड़े और दुनिया के सबसे बड़े डैम को अगर वो निर्मित कर रहा है तो जाहिर है कि उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इस नदी के पानी के जो बहाव पर होंगे, पूरे इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। जाहिर है कि इतना बड़ा और भारी जो डैम है उसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र की जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं उसके ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। और इस तरीके के जो अपर राइपेरियन स्टेट के द्वारा अगर नदी के बहाव को
इतने बड़े पैमाने पर अगर नियंत्रित किया जाता है, उससे बदला जाता है, उस पर डैम बनाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जाता है, तो जाहिर है कि इसको लेकर के इसके क्या इम्प्लीकेशंस भारत पर होंगे, इसके बारे में हमें आगाह रहने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश भी ये नदी जाती है, तो बांग्लादेश में भी इसका जाहिर है कि कुछ असर अवश्य पड़ेगा। लेकिन भारत पे में ये जो है यारलुंग सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं, वो उसका सबसे ज्यादा बहाव भारत में ही होता है। 60 से 65% जो है ये नदी भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र के नाम। तो ये जो पूरी स्थिति है उसके ऊपर भारत की जाहिर है कि एक पैनी वॉच भी है। और लेकिन जहां तक चाइना की प्रवृत्तियों का प्रश्न है, तो चाइना तरह तरीके से डिफरेंट वेज और मीन्स के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो भारत को घेरने की, भारत के ऊपर दबाव बनाने की साजिशें रचता है, कोशिशें करता है। और हमने देखा है कि जो बॉर्डर एरियाज का जो इनकर्जन तो चाइना ने किया ही है, भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भारत को घेरने की जो साजिशें तो वो रचता ही है। अब नदियों के माध्यम से भी वो भारत को दबाव में रखने की कोशिशें करता है, साजिशें रचता है। तो उसको लेकर के हमें अपनी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता रखने की आवश्यकता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हम स्वयं एक अपने डैम को बनाने की, वाटर रिजर्वायर को बनाने की जो हमारी प्लानिंग है। और जाहिर है कि भारत अनेक तरीकों से अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अरुणाचल प्रदेश को और पूरे ब्रह्मपुत्र के बहाव को किस तरीके से एक नॉर्मल तरीके से रखा जाए, यदि चाइना ऐसा कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहा है, तो इस बारे में हमें अपनी तैयारियां करके रखने की आवश्यकता है। और चाइना की गतिविधियों को लेकर के उस पर एक क्लोज वॉच, और न सिर्फ वॉच बल्कि उसके अकॉर्डिंग अपने मेजर्स लेने की आवश्यकता है, ताकि हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित ना हो, जो कि मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऐसे कदम अवश्य उठाएगी। और ये जो लेकिन चाइना का ये जो पूरा डैम बनाने का जो इसका जो प्रोजेक्ट है, वो जाहिर है कि बेहद महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और चाइना जरूर ये कह सकता है कि वो एक कार्बन मुक्त परिवेश में आने जाने के लिए वो इस तरीके की एनर्जी के रिक्वायरमेंट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कोल बेस्ड इंडस्ट्री से उसका जो डिपेंडेंसी कम हो। इस तरीके की बातें अवश्य कर सकता है। लेकिन ये जो पूरी जो स्थिति है उसका जो इस्तेमाल है वो स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि इसका इस्तेमाल एक वाटर बॉम्ब के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके बहाव को रोक देना, तो इससे सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी भारत में। बहाव को छोड़ देना, तेज कर देना, अचानक छोड़ देना, तो उससे बाढ़ की स्थितियां पैदा हो सकती है। हालांकि ये अवश्य है कि अभी हाल के समय में भारत के जो इंडिया चाइना मामलों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से अजीत डोवाल और वांग यी, जो चाइना के विदेश मंत्री भी हैं, उनके बीच में जो वार्ता हुई थी, उसमें रिवर डेटा शेयरिंग को लेकर के भी एक सहमति बनी थी, जो कि गलवान की हिंसा के बाद से उसमें एक रुकावट आ गई थी। तो ये चाइना और भारत के बीच में हाल के समय में अगर आप देखें तो संबंधों में कुछ बेहतरी अवश्य आई है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का जो सोल्यूशन तभी हो सकता है कि जब दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो, और उसकी कमी है, तो निसंदेह उसकी बहुत भारी कमी है। और उसका रीजन चाइना की अति महत्वाकांक्षाएं, चाइना का अथॉरिटेरियन स्वरूप इत्यादि अनेक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट बना रहता है। लेकिन एक बात मैं इस सवाल के जवाब में अंत में जरूर कहूंगा कि चाइना जैसे राष्ट्र को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डील करने की बनाने की प्रक्रिया में भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। तो हमें डैम्स बनाने हैं, वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, हमें अपनी जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है वो हमें लगातार करते रहने होंगे। और उसको और किसी भी कंटिजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अगर मान लीजिए कि चाइना इसका इस्तेमाल एक किसी वेपन के तौर पर करे, वाटर बॉम्ब के तौर पर करे, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। इन सारी स्थितियों पर हमें गहराई से विचार मंथन, रणनीतियां बना के रखनी होगी, क्योंकि इस राष्ट्र के फेस वैल्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये राष्ट्र क्या कहेगा और क्या कर बैठेगा, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसको दबाव में रखना होगा और उसके लिए अपनी हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाना होगा। और इसमें मैं कहता हूँ जैसे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो हम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्क्वाड का इनिशिएटिव तो कर ही रहे हैं, लेकिन बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि जो वाटर संबंधी जो प्रिपरेशंस हैं, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, इस तरीके की जो सारी स्थितियां हैं
वो हमें बना करके रखनी होंगी, तभी चाइना के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल। जाहिर है कि चाइना भी भारत की गतिविधियों को पर वॉच करता है। यदि हम अपनी तैयारियां पुख्ता रखेंगे तो चाइना भी कोई साजिश रचने का जो साहस है बड़े पैमाने पर वाटर बम इत्यादि का, वो नहीं कर बिल्कुल। पाएगा। और क्योंकि इस चाइना बात का देखिए मैसेज शक्ति चाइना की को ही बड़ा भाषा समझता है, ऐसे में चाइना को हम लोग को बताना होगा और कहीं ना कहीं वार्ता के माध्यम से भी इसका हल निकाला जा सकता है। तमाम महत्वपूर्ण चीजों का आपने जिक्र कर दिया है, आगे भी आऊंगे आपके पास। कर्नल दिनेश जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए ये एक जिस तरीके से बांध बनाया जा रहा है, चाइना को तो इससे लाभ होगा, लेकिन भारत के लिए ये खतरनाक बात है। यहाँ तक कि हिमालय के पर्यावरण के लिए भी ये खतरनाक साबित होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आ रहा है। किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से भारत को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए मैडम, आपने अपने ब्रीफ के अंदर पूरी बैकग्राउंड दे दी और हमारे मित्र संजीव श्रीवास्तव साहब ने जो है मुख्य बिंदुओं के ऊपर डिटेल के अंदर प्रकाश डाला है। लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये एक जल परियोजना नहीं है चाइना की, बल्कि ये एक प्रकार से जियो पॉलिटिक्स का जो है एक हथियार के तौर के ऊपर माना जा रहा है। जी जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो अरुणाचल के अंदर ही क्यों बना रहा है इस बांध के ऊपर, क्योंकि हमेशा जो है चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, जिसके ऊपर की वो क्लेम करता है। तो अब ये बांध बनाने के बाद वो अपना आने वाले दिनों में या आने वाले वर्षों के अंदर वो इसके ऊपर अपना हक जताने की कोशिश करेगा, जो कि अभी भी वो करता रहता है। 2-3 महीने पहले उसने 5-6 काफी जगहों के नाम बदली किए हैं। उसके बाद आ जाता है कि देखिए हमें इस समय जो है, सही बात है कि बाकी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर्यावरण है, एग्रीकल्चर है, लोगों की जीवन यापन इसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो मछली उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, कि समय आने के ऊपर या किसी प्रकार का युद्ध होने के समय पर चाइना जो है इसको एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एक सैनिक होने के नाते मैं विजुलाइज करता हूं कि अगर हमारा कल कोई युद्ध होता है, अरुणाचल प्रदेश में उस इलाके के अंदर युद्ध होता है और चाइना इस बांध से जो है पानी को छोड़ देता है, तो हम लोग एक प्रकार से पूरी तरह से हमारा वेपन सिस्टम, हमारे टैंक, हमारी बाकी चीजें को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। एक प्रकार से मैं इस हद तक जा सकता हूं कि आज की स्थिति के अंदर हमारा पूरा जो सैन्य शक्ति है वो एक प्रकार से बॉक डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जैसा संजीव साहब ने कहा है कि हमें अपनी बॉर्डर एरिया की जो डेवलपमेंट है उसे वॉर फुट के ऊपर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है अरुणाचल प्रदेश में जैसे भारत सरकार एक डैम बनाना चाहती है, तो वो एक प्रकार से चाइना के इस डैम के लिए एक प्रकार का काउंटर होगा, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है भारत सरकार को, मेरा मानना है कि वो कर ही रहे होंगे, भारत सरकार को अरुणाचल के अंदर जो है बहुत हद तक जो है लोगों के अंदर एक प्रकार की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि जो है उनमें से जो किसी प्रकार की विद्रोह की भावना पैदा होती है। पीछे जो खबरें आई थी कि हम जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डैम बनाना चाहते हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, उसमें से कुछ विद्रोह की भावनाएं उठ के आई थी। कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था, ऑल टेनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट कुछ इसी प्रकार का था, कि जो इस चीज को बनाने के लिए विद्रोह कर रहे थे या रेसिस्टेंस कर रहे थे। तो हमें उन लोगों के भी चैलेंजेस का, अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हैं उनको जो है मोटिवेट करना है, उन्हें फैसिलिटीज देनी है। इसके अलावा जो है भारत सरकार जो है, देखिए सब है कि मैं इस बात को ऊपर कदापि भी यकीन नहीं करूंगा कि बातचीत से चाइना के साथ जो है इस वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। बातचीत से चाइना किसी भी हालत में हमारी सेंसिटिविटी को वो कभी भी कदर नहीं करता, बल्कि वो अपनी सेंसिटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा मुखर हो जाता। अभी हाल में आप देख लीजिए, हिज होलीनेस के जन्मदिन के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उन्हें
बर्थडे विशेष दी, और कुछ हमारा एक सेंट्रल मिनिस्टर और कुछ स्टेटों के जो हैं चीफ मिनिस्टर वहां पर गए। किस प्रकार का रिएक्शन जो है भारत के अंदर चीन के राजदूत हैं उनकी तरफ से किस प्रकार का जो है हार्श रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा कि तिब्बतियन को जो है, तिब्बत का को आप जो है एक बोझ की तरह ले जा रहे हैं, अगर आपने उसके अंदर कोई एक्शन लिया तो ये एक प्रकार से आप अपना नुकसान कहेंगे। और व्हाट्स टू दैट इफेक्ट, मैं एक बहुत शालीन लैंग्वेज के अंदर उनके रिएक्शन को बता रहा हूँ। जी जी। तो चाइना किसी भी हालत के अंदर आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। जैसे संजीव साहब ने कहा, हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसके ऊपर उससे बातचीत करनी चाहिए। अगर बातचीत से, ये डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो है भारत को अपने डिप्लोमेसी के थ्रू या कूटनीतिक के जरिए जो है, जो वैश्विक मंच है जिसमें कि हम दोनों मेंबर हैं, चाहे वो ब्रिक्स है, एससीओ है, या और कोई जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उस मंच के ऊपर जो है भारत अपनी चिंता को प्रकट कर सकता है, विश्व पटल के ऊपर ले सकता है। संजीव जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन युद्ध के दौरान इसे इस्तेमाल कर सकता है, और क्योंकि हम लोग भारत की राजनीति में ये देखते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को लाल आंखें नहीं दिखा पाते हैं। ऐसे में ये जो भारत का नरम, जिसे भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि भारत नरम रहता है चाइना के आगे, इस तरीके के आरोपों के बाद अब भारत किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि वो लीड दे दे चाइना के हाथ में, और इस बांध से कहीं ना कहीं उसके पास एक रहेगा एक वैलिड पॉइंट, और कहीं ना कहीं युद्ध में भी इसे ये इस्तेमाल कर सकता है। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लान करने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ एक माकूल जवाब। नहीं, देखिए उन्नति जी, ये जो भी जहाँ कहीं से भी आरोप लगाए जाते हैं कि भारत चाइना को लाल आंखें नहीं दिखा पाता, ये आरोप सही नहीं है। सच्चाई ये है कि आज का ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ शक्ति की भाषा के साथ ही बात करता है। और अगर आप 2017 का डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ देखें, 73 दिनों का स्टैंड ऑफ, उसमें आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हमने लगातार किया था, और चाइना को उसके डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद करने पर मजबूर कर दिया, और गलवान में भी हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया, और हमारे अपने सैनिकों ने, अधिकारियों ने अपनी शहादतें तो दी, लेकिन हमने भी चाइना को गलवान की जो घटना हुई थी उसमें हमने उनको भारी क्षति पहुंचाई थी, जो 2020 में हुई थी। उसके बाद अब चाइना गलवान की जो पूरे उसने जो इनकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी थी उस पर वो डिसएंगेज करने पर मजबूर हुआ है। पहले ही उसने जो है कुछ एरियाज पर, पैगोंग त्सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग इत्यादि पर जो पहले ही से उसने डिसएंगेज कर लिया था। जो स्टेज बचा हुआ था डेप्सांग और डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक, वहां पर भी अब पिछले वर्ष अक्टूबर में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे तो उसके एक दिन पहले ही घोषणा हुई थी, वहां भी चाइना अब डिसएंगेज कर लिया है उसने, और ये अब कोई प्रक्रिया पूरी भी अब कर ली गई है जो प्रोसेस चल रहा था। तो इससे स्पष्ट है कि भारत, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ बड़ी ही दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ एक डिफिटिंग रिप्लाई देते हुए उसको डील करता है। और चाइना तभी मैनेज भी किया जा सकता है। उन्नति जी, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। बिल्कुल। उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। वो जो है विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद, अवसरवाद पे तो चलते ही है, साथ ही साथ वो डिसीव भी करने के लिए भी जाने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा 1962 में किस तरह से चाइना ने हमें हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पे हमें धोखा दिया, अनेक तरीके की। तो ये चाइना की जो के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और चाइना के साथ ये जो भारत है शक्ति के साथ डील करता है। चाइना की कही गई बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं जब तक चाइना अपनी कही गई बातों पर अमल करके नहीं दिखाता, जब तक कि वो कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाता, तब तक भारत भी अब तक कोई अगला कदम नहीं उठाता है। जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया चाइना ने की है उसका हम बहुत ही इंटेंस वेरिफिकेशन करके रखते हैं, और सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही हमने जो है अपने दिशा में जो डिसएंगेजमेंट किया कि जब चाइना ने ऐसा करना शुरू किया तो हमने भी विड्रॉ किया। उसी तरीके से नॉर्दर्न पैगांग त्सो, साउदर्न पैगांग त्सो में जो स्थितियां थी, गोगरा हॉट स्प्रिंग में जो स्थितियां थी,
गलवान वैली में स्थितियां थी, वो सभी को हमने बहुत ही वेरिफिकेशन के साथ उसको डील किया है। और आज भी चाइना की गतिविधियों पर पूरी वॉच है, बहुत ही क्लोज पैनी नजर है। और ये जो डैम बनाने की जो कार्रवाई चाइना कर रहा है, उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, सभी के ऊपर हम अपनी तैयारियां करके रख रहे हैं। और तभी चाइना के साथ मैनेज भी संबंधों को हम कर सकते हैं। और यही जो सोच है आज विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भी, अमेरिका भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाता है। यहाँ तक कि जो ताइवान जैसा जो राष्ट्र है जिसके के ऊपर चाइना फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है, वो भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है, अपनी आत्मरक्षा की तैयारियां कर रहा है, अमेरिका के साथ एक्सरसाइजेस करता है। और उसी तरीके के सोच के साथ आज भारत भी चल रहा है। और ये जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है वो क्वाड के इनिशिएटिव के माध्यम से भारत अपनी जो प्रोएक्टिव एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है। और AUKUS का एक पहला अलायंस बनाई हुआ है जो कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के बीच का है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि चाइना के साथ आज पूरा लोकतांत्रिक विश्व पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ताकत की से बात कर रहा है। क्योंकि सभी जानते हैं कि चाइना की जो चुनौती है 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है और इसको डील करना सभी के लिए आवश्यक है। नहीं तो चाइना ताइवान पर भी कब्जा कर लेगा, पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग को अपने अधिकार में ले लेगा और सिंगाकू आइलैंड जो जापान का है उसको भी अपने अधिकार में ले लेगा। भारत के एरिया पर भी उसकी कुदस्ती रहती है। तो चाइना को चेक में रखना, चाइना के ऊपर लगाम लगाना सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, अपरिहार्य है, ये करना ही होगा। और इसको ताकत से ही किया जा सकता है। देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, देखिए चाइना के साथ भारत के जो संबंध है उसमें हमने ये देखा है कि गलवान की भले से हिंसा हुई हो, डोकलाम का विवाद रहा हो, लेकिन हमने चाइना के साथ अपनी बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको बना करके रखा हुआ है। क्योंकि ये स्पष्ट है कि चाइना एक बड़ा पड़ोसी है, मेजर पावर है, भारत भी एक मेजर पावर है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेजर पावर्स के बीच में चाहे संबंध कैसे भी क्यों ना हो, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ तो बातचीत संभव नहीं है क्योंकि वो आतंकी है, वो आपके बातचीत आप करने जाएंगे वो आपके पीठ में खंजर घोंप देगा। लेकिन चाइना के साथ जो इंगेजमेंट्स हैं, बातचीत की प्रक्रिया है वो चलती रही है, चाहे वो कमांडर लेवल की टॉक्स रही हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स रही हो, चाहे वो रक्षा मंत्री SCO लेवल की और अन्य मल्टीलैटरल फोरम्स में भी भारत और चाइना के नेता मिलते रहे हैं। और अभी हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने 5 वर्षों के बाद पहली बार चाइना की यात्रा भी की। तो इससे स्पष्ट है कि भारत चाइना के साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखना चाहता है। लेकिन उस कम्युनिकेशन का आशय ये नहीं है कि हम चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा कर रहे हैं। चाइना के साथ एंगेजमेंट जरूर होने चाहिए, लेकिन चाइना जैसा एक्शन लेगा उसके अनुसार भारत अपना अगला एक्शन लेगा। यदि चाइना कोई ड्रैगन पर नजर भी रखने की जरूरत है और संभल कर चलने की भी जरूरत है और समय समय पर माकूल जवाब देने की भी जरूरत है। और यही विश्लेषण जो है कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों का समझ में आ रहा है। कर्नल दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि किस तरीके से भारत हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकता है। आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसी के साथ क्योंकि हिमालय के पर्यावरण पर भी खतरा है और इसका भी मिसयूज किया जा सकता है, इस पर किस तरीके से निगरानी रखनी चाहिए भारत को? देखिए, जहां जहां हमारे देश के हित इन्वॉल्व हैं चाइना के साथ, तो उसके ऊपर तो हम निगरानी रखते हैं। लेकिन इस बात को जो है विश्व पटल के ऊपर इस बात का ध्यान लगाया जा सकता है कि चाइना जिस जगह के ऊपर डैम बना रहा है वो जगह जो है अर्थ प्रोन एरिया है। वहां पर जो है उस तिब्बत पठार के अंदर जो है इस प्रकार के बदलाव से जो है किसी समय भी भूकंप आ सकता है और इतने बड़े डैम को नुकसान होना या फिर किसी प्रकार का कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो सकता है जिससे कि जान माल और पूरे पर्यावरण के लिए बहुत हानि हो सकती है। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए देखिए 2006 से लेके और अभी तक जो है जो हमारा उनसे बातचीत हो रही थी कि नदियों का डाटा शेयर करने के लिए, और अभी हमारे NSA साहब भी गए थे जब चाइना के अंदर, तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर जो है जोर देकर बात की थी कि हमें नदियों के पानी का डाटा शेयर करना है। तो एक नजर हम रख सकते हैं जब हमारे को डाटा शेयर हो सकता है। दूसरा, जैसा कि
अभी तक डिस्कशन के अंदर पता चलता है कि चाइना के साथ, यस मैं मानता हूं कि ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि कम्युनिकेशन आपका खुला रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई वैक्यूम या किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लेकिन आप देखिए कि चाइना का आप पिछले 2 महीने या आपने 3 महीने से जो है मई के बाद से आप उनका टाइम टू टाइम जो बिहेवियर जो है वो एक प्रकार से एंटी इंडिया रहा है। 10 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने ये दरखास्त दी थी कि टीआरएफ को जो है वो किया जाए, इसको बैन किया जाए। चाइना पहला कंट्री था जिसने कि इसके अंदर अवरोध पैदा किया। अब आप देखिए कि जुलाई के महीने के अंदर चाइना जो है वो कहता है कि पहलगाम अटैक को वो कंडम करता है। उसके बाद जो है अब ये डैम का नया इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो बेसिकली इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर हम रोशनी डाल सकते हैं। एक तो वो अरुणाचल को ऊपर अपना हक जमाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। दूसरा जो उसका साथी देश या पाकिस्तान, उसको भी वो खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ये मानना है कि आज वो शनिवार की रात से जो है उनके यहाँ पे देसी घी के दीपक जल रहे होंगे कि भारत के लिए भी पानी की आने वाले दिनों में एक समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो इसके अंदर से हर प्रकार के जो है रिलेटेड इशू हो जाते हैं, जिसको कि हर देश जो है अपने हित के लिए जो है वो कोशिश करता रहता है। और भारत सजग है। भारत जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ बौद्धिक लोग हैं जो कहते हैं कि हम चाइना के साथ नरमी से पेश आते, ऐसी कोई नहीं। अभी हाल ही के दिनों में देख लीजिए, भारत ने अपना रुख, अगर उनके रुख को नहीं माना गया तो भारत सीधा वहां से वॉकआउट हो गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, जबकि एससीओ के अंदर पहलगाम का नहीं जिक्र हुआ था, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया कि हम इस जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर देखिए साइन भारत नहीं करेंगे। एकदम क्लियर है और भारत की स्ट्रेटजी भी जो है क्लियर है, चाइना के प्रति हो या फिर किसी के भी प्रति हो, कि भारत जो है तभी तक टॉलरेट करेगा जब तक कि उसको छेड़ा ना जा रहा हो। और फिलहाल देखना होगा कि आखिर अब इस वाटर बम के लिए किस तरीके से सुरक्षा कवच जो है भारत की तरफ से तैयार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।